हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीएससी फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे, फोर्स फ्रॉम कंसाइंस फिजिक्स। तो जब हम फोर्स की बात करते हैं तो लेट अस सी क्या होगा अगर आप फोर्स एक रिजिड और एक नॉन रिजिड बॉडी पे अप्लाई करो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नॉन रिजिड बॉडी की। क्ले ले लो या फिर आप स्ट्रेचेबल वायर ले लो, ये सब नॉन रिजिड बॉडी है, ठीक है। तो आप देखोगे डायमेंशन चेंजेस ना, डायमेंशन चेंजेस विच इज देयर बी अ चेंज इन शेप, साइज, ये सब चेंज होगा और मोशन भी प्रोड्यूस हो सकता है बॉडी में। बट क्या होगा अगर आप रिजिड बॉडी में फोर्स लगाओगे, तब क्या होगा। अच्छा, मैं यहां पे दो केस ले ले रहा हूं। एक मैं ले रहा हूं पाइवोटेड बॉडी, एक ले रहा हूं नॉन पाइवोटेड बॉडी, ठीक है। नॉन पाइवोटेड बॉडी पहले देखते हैं हम लोग। ये आपका एक बॉल है सपोज, ठीक है। आपने एक फोर्स लगाया तो द बॉडी मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि लीनियर या आप कह सकते हो ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस होगा। अगर बॉडी पाइवोट किया हुआ है एट अ पॉइंट, तब क्या होगा। पाइवोट मतलब फिक्स है। आप ले लो ना, आपके घर में दरवाजा है तो आपका ये हिंज लगा रहता है ना, जहां से वो टर्न कर सकता है, रोटेट कर सकता है। अगर एक लाइन यहां पे इमेजिन कर लो तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, ठीक है। तो ये रोटेट कर सकता है अबाउट दिस एक्सिस, ओके, रोटेशन। तो ये एक पाइवोटेड बॉडी है। तो जब आप फोर्स लगाते हो पाइवोटेड बॉडी में तो होता क्या है कि इट टर्न्स, यहां पे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स देखा जाता है ऑन दिस बॉडी, ठीक है। और कौन सा मोशन प्रोड्यूस होता है यहां पे, रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होता है, समझे। तो दिस इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी व्हेन अ बॉडी इज पाइवोटेड एट अ पॉइंट and a force is applied and the body produces rotational motion। अब देखो ध्यान से, ये जो टर्निंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, जो फोर्स के कारण आ रहा है, जो हम टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी जो बात कर रहे हैं, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो आप कितना फोर्स लगा रहे हो, फोर्स, और द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो उनके बीच में जो फोर्स अप्लाई किया हम लोग सपोज इस पॉइंट में, और ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो यहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो। तो ये डिस्टेंस ओपी सपोज, तो ये ओपी पे डिपेंड करता है टर्निंग इफेक्ट, ठीक है, और हमारा फोर्स पे डिपेंड करता है। सपोज एक बॉडी ले लो ना ऐसा, ठीक है। यहां पे ये पाइवोट किया हुआ है, आप एक फोर्स लगाओ यहां पे, तो ये देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, ये लाइन पेन से जो बन रहा है लाइन, और ये बॉडी ऐसे रोटेट कर सकता है। तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है मेरा, ध्यान से। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ ओपी, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स। तो जो रोटेशनल मोशन है वो आपका दो चीज पे डिपेंड करता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है ऑन बॉडी, फोर्स पे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ध्यान से सुनिएगा, इसी टर्निंग इफेक्ट ये जो फैक्टर्स है अगर उनको हम मल्टीप्लाई कर दे तो जो हमें मिलता है, मतलब द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो जो क्वांटिटी मिलेगा आपको, उसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क कहते हैं। व्हाट इज टॉर्क, हाउ कैन यू डिफाइन टॉर्क। टॉर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू ओपी। ओपी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये रहा आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी को हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क कहते हैं। समझ में आया।
ना ध्यान से देखिएगा, ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स है, टॉर्क है, सबसे पहले अगर यूनिट की बात करें हम लोग तो वेरी इजी, अगर आप ऐसा यूनिट की बात करते हो तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन मीटर। सीजीएस यूनिट क्या होगा, डाइन सेंटीमीटर। अच्छा, ग्रेविटेशनल यूनिट भी होता है इसका, ग्रेविटेशनल यूनिट, ध्यान से देखिएगा, इसका ऐसा यूनिट होगा केजीएफ मीटर और सीजीएस यूनिट होगा आपका ग्राम फॉर सेंटीमीटर। इन दोनों का रिलेशन है, क्या रिलेशन देखो, 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मतलब कितना डाइन होता है, 10⁵ डाइन। 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर, 100, तो ये हो गया 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। ये हो गया रिलेशन, इन दोनों का भी रिलेशन, इनका आप इससे बोल सकते हो कि ये होता है 9.8 न्यूटन मीटर के बराबर, ये होता है 980 डाइन सेंटीमीटर के बराबर। ये तो हो गया यूनिट की बात। और मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन तो होगा ही होगा। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है, जिस बॉडी में, जिस 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 भी डेटा का बात कर रहे हैं हम लोग, जिस भी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड तो हमको आराम से मिल जाएगा। सपोज ये फोर्स है 5 और ये है 5, फोर्स है 5 न्यूटन और डिस्टेंस है सपोज 5 मीटर, तो 25 न्यूटन मीटर, ये आपका मैग्नीट्यूड मिलकर। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, अब देखो ध्यान से देखिएगा। अब अगर एक बॉडी ले लिया हम लोग, जस्ट रब दिस, देखना ध्यान से, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग। मान लो ये आपका एक बॉडी है जो कि यहां पाइवट किया हुआ है, ठीक है, आपने एक फोर्स लगाया यहां पे, तो बॉडी देख लो ऐसे, मतलब इस केस में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ना। सेम बॉडी को अगर आप देखो ध्यान से, आप इधर फोर्स लगा दो, सेम फोर्स लगाओ, बस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बदल दो थोड़ा, ए से बी में, तो बॉडी कैसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, विच मीन्स टर्निंग इफेक्ट हम लोग बदल सकते हैं, जो रोटेशन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, आप सिर्फ देखो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बदलो ना, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को बदल दो, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वो भी बदल जा रहा है। या फिर आप ऐसा करो, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को अगर बदलना है, एक मिनट में क्वांटिटी पे आ रहा हूं, आपने फोर्स यहां लगाया, आप फोर्स यहां लगा रहे हो, सिर्फ डायरेक्शन को बदल दो, यानी कि इस केस में क्या होगा, बॉडी ऐसे मूव करेगा, इस केस में बॉडी कैसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा ना, देखो ध्यान से, यानी यू कैन चेंज the direction of rotation by changing the point of application of force or by changing the direction of force। अब ध्यान से देखो, ये था हम लोग by changing this we can change the direction of rotation, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को आप बदल सकते हो। अब मैं डायरेक्शन की बात कर रहा था, वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क, तो इसका एक डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, देखो अगर बॉडी इस तरह रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो क्या होगा, देखो अगर ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ ना, इमेजिनरी लाइन है, अब अगर ये स्क्रू है और इसको इस तरह एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये आउटवर्ड निकलेगा ना, समझ रहे हो, तो इस केस में डायरेक्शन होगा आउटवर्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस केस में आउटवर्ड, लेकिन इस केस में क्लॉकवाइज है, तो क्या होगा, डायरेक्शन इनवर्ड होगा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में आया डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटीज का डायरेक्शन भी होता है। अब हम लोगों ने जस्ट देखा कि जो
आपका फोर्स है ये बॉडी को रोटेट करता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों, विच मीन्स जो मूवमेंट होगा मेरा वो क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हम लोग बोल सकते हैं। जब बॉडी आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है, जब आपने फोर्स सपोज यहां पे लगाया तो बॉडी इस तरह घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। कैसे घूम रहा है बॉडी? क्लॉकवाइज घूम रहा है। आप ले लो एक ऐसा बॉडी ले लो, यहाँ पे पाइवोट कर लो, यहाँ पे एक फोर्स लगाओ, तो बॉडी कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज घूमेगा। इस केस में जो मूवमेंट होता है उसे हम क्लॉकवाइज मूवमेंट बोलते हैं, बिकॉज बॉडी जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट। और क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारा कैलकुलेशन में नेगेटिव आता है, याद रखिएगा, हम लोग नेगेटिव पकड़ते हैं, ठीक है। और अगर बॉडी सपोज ये रहा आपका बॉडी और आपने एक फोर्स लगाया है ऐसे सपोज, तो बॉडी इस तरह मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। ये रहा, बॉडी को पाइवट कर लो, दे दो, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, है कि नहीं? तो इसे हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बोलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट यानी कि आपका जो फोर्स है वो बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज मूव करा रहा है, रोटेट करा रहा है। और ये हमारा जब कैलकुलेशन करते हैं हम लोग तो ये पॉजिटिव होता है। जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पढ़ा हम लोगों ने कि भैया मूवमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क जो होता है वो डिपेंड करता है मेरा फोर्स पे। एक्चुअली वो होता क्या है, वो दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं जहां पे ये मेरा यूज हुआ है, ठीक है। चलो कुछ कॉमन एग्जांपल्स देखते हैं ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स। सबसे पहला है हमारा घर का दरवाजा, डोर। अगर आप डोर देख रहे हो तो उसमें हिंज लगे रहता है, ठीक है, वन एंड। मान लो ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो अगर आपको इस डोर में एक हैंडल लगाना है जिससे आप इस डोर को खोल पाओ, आप हैंडल कहां पे लगाओगे? ए पे लगाओगे, बी पे लगाओगे या हिंज सी पे लगाओगे? जाहिर सी बात है ए पे लगाओगे। क्यों? क्योंकि ए पे लगाने से हैंडल क्या होगा, जो आपका फोर्स लगेगा एफ ए कंपेयर टू बी एंड सी बहुत कम लगेगा। बिकॉज ए पे क्या आ रहा है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहां से जो डिस्टेंस है मेरा वो मैक्सिमम हो रहा है। एट ए मेरा हो क्या रहा है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मैक्स हो रहा है, मतलब एफ ए थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा इस डोर को ओपन करने के लिए, है कि नहीं? अब अगर आप बी पे लगाओगे तो फोर्स थोड़ा ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू ए, यानी कि एफ बी थोड़ा ज्यादा होगा एफ ए से, बिकॉज यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस थोड़ा कम है। और सी पे तो आप सोचना ही मत, बिकॉज यहां पे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, यानी कि टर्निंग इफेक्ट होगा ही नहीं, आप जितना फोर्स लगा लो। एट सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 0 है, तो आप जितना फोर्स लगाओगे बॉडी घूमेगा ही नहीं। समझ में आया? इसीलिए यहां पे हैंडल लगाना सही होगा। समझ रहे हो? चलो ये तो हो गया डोर का केस कि जो हैंडल होगा एकदम ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से एकदम जितना दूर हो पाए उतना दूर पे आप लगाओ, ठीक है। हैंड फ्लावर ग्राइंडर अगर देखते हो, अभी भी गांव में यूज होता है, कहीं कहीं पर शहरों में भी यूज होता है, यू नो। तो हैंड फ्लावर ग्राइंडर में अगर आप देखो तो आटा पीसने काम आता है वो, ठीक है। ये सेंटर है, सेंटर ही इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। तो जो हैंडल लगाते हैं जिसे आप अपर स्टोन को घुमाते हो वो एकदम दूर हो पाए, जितना दूर हो पाए सेंटर से उतने दूर पे आप लगाते हो। ऐसा क्यों? सेम रीजन, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ऐसे, तो फोर्स जो है, जो आपको एफर्ट लगता है इसको घुमाने के लिए, वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो आप आराम से इसको घुमा पाओगे। अगर कोई बंदा हैंडल यहां लगा दे रहा है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा ना, तो आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। समझ में आया? चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा। अगर आप एक स्पैनर ले लो, स्पैनर समझते हो, ये सब लोग नट खोलते हैं। सपोज ये आपका
नट है। तो स्पैनर कुछ इस तरह का होता है, देखो ध्यान से। तो स्पैनर में देखना हैंडल जो होता है स्पैनर का वो थोड़ा लंबा होता है, लॉन्ग हैंडल होता है, लॉन्ग हैंडल। ऐसा क्यों? अगेन सेम, आपको इसको सपोज ऐसे घुमाना है तो फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा। तो वो क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप क्या कर रहे हो, लॉन्ग हैंडल की वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका बढ़ जा रहा है। आप छोटा हैंडल नहीं रखोगे, बड़ा हैंडल रखोगे, तो आपको फोर्स जो वो थोड़ा एफर्ट जो वो थोड़ा कम लगाना पड़ेगा इसको घुमाने के लिए। समझ में आया? आप स्टीयरिंग व्हील ले लो। स्टीयरिंग व्हील में क्या है, स्टीयरिंग व्हील में द सेंस ऑफ रोटेशन, सपोज ये आपका स्टीयरिंग व्हील है, ठीक है। तो द सेंस ऑफ रोटेशन कैन बी चेंज्ड बाय जस्ट चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्या कह रहे हैं हम, सपोज इसको हमको क्लॉकवाइज घुमाना है, तो ये पॉइंट ए है, आपने फोर्स लगाया यहाँ पे, जाहिर सी बात है ये आपका क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर इसी को हमको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, समझो बात को, इसको हमको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, लेकिन हमको डायरेक्शन ऑफ फोर्स नहीं चेंज करना है, बस हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर देंगे। आप यहां से फोर्स को यहां पे लगा दो, बी पे। अब क्या होगा, बॉडी ऐसे घूमेगा, मतलब सेंस ऑफ रोटेशन चेंज हो गया ना, बाय जस्ट चेंजिंग द एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। समझ रहे हो? आप साइकिल ले लो, साइकिल में क्या होता है, अगर आपको रियर व्हील घुमाना है, रियर व्हील, ठीक है, ये तो आपका जो फ्रंट व्हील होता है, ठीक है, वो थोड़ा बड़ा होता है, और वहां पे आपका फुट पैडल लगा होता है, ठीक है, दिस इज योर फुट पैडल। ये तूतेद होता है और ये चेन होता है आपका, इसके ऊपर होता है, जो साइकिल चलाते हैं वो रिलेट कर पाएंगे, ठीक है, ये तूतेद होता है, ठीक है। अब ये थोड़ा लार्जर होता है एज कंपेयर टू द रियर व्हील। ऐसा क्यों? बिकॉज अगेन ये बड़ा होने के कारण क्या होता है, जो फुट पेडल होता है, ये देखो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो मेरा मैक्सिमम हो जाता है, बढ़ जाता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम बढ़ा पाते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाने का मतलब है कि फोर्स जो आपको यहां पे लगाना पड़ेगा अब थोड़ा कम लगाना पड़ेगा, और ये आराम से आप घुमा पाओगे। समझ में आ रहा है? तो फ्रंट व्हील वो थोड़ा बड़ा होता है, रियर व्हील थोड़ा छोटा होता है। ये टूथेड व्हील होता है, आपने देखा होगा इस प्रकार का कुछ, ठीक है। आई नो मेरा डायग्राम थोड़ा सा खराब है, थोड़ा क्या बहुत खराब है, बट ऐसा ही है बचपना से। होपफुली कभी कभी अच्छा डायग्राम बनेगा मुझसे। चलो ये तो हो गया, एक और देखते हैं। आप अगर जैक स्क्रू ले लो, स्क्रू जैक, यू नो, तो वहां पे जो अगेन वहां पे जो हैंडल होता है जिससे हम लोग रोटेट करते हैं उसको, यू नो, जैक स्क्रू ले लो आप, ठीक है। जैक स्क्रू का जो हैंडल होता है वो बहुत बड़ा होता है, अगेन हैंडल जो होता है वो बिग होता है। क्यों? जैक स्क्रू व्हीकल्स को उठाने का काम आता है, लोड्स को भी उठाने का काम आता है, यू नो, तो हैंडल थोड़ा बड़ा होता है ताकि अगेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज हो जाए, तो आपका जो एफर्ट है, फोर्स है, वो कम लगाना पड़ेगा। ये होता है जैक स्क्रू, ठीक है। तो ये सब से हमें क्या पता चला, जितना एग्जांपल हमने डिस्कस किया, हमने देखा कि भैया अगर आपको मूवमेंट ऑफ फोर्स जो होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, अगर आपको टर्निंग इफेक्ट चाहिए तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस को थोड़ा ज्यादा कर दो ताकि फोर्स कम अप्लाई करना पड़े, ठीक है। और हम लोगों ने स्टीयरिंग व्हील में देखा कि आप वहां पे जस्ट बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स आप उसके सेंस ऑफ रोटेशन को बदल सकते हो। अच्छा, इन सम एग्जांपल्स में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वेदर इट वाज स्टीयरिंग व्हील या स्पैनर हो, ठीक है, या डोर हो, हमने देखा कि
एक फोर्स लगा है आपको उस बॉडी को घुमाने के लिए। तो ये क्या सच बात है? क्या एक फोर्स लगेगा? देखिए समझिए बात को। टू रोटेट अ बॉडी विच इज pivoted, we at least need a pair of forces। अब आप बोलेंगे सर जितने भी सारे केसेस थे, एक स्पैनर ही ले लो आप, एक स्पैनर ही ले लो आप। अगर इससे हमें घुमाना है सपोज इस साइड, तो हमें एक फोर्स लगेगा यहां पे, है कि नहीं? दूसरा फोर्स का क्या? तो दूसरा फोर्स भैया है न्यूटन्स थर्ड लॉ, इसका रिएक्शन फोर्स है, जो यहां पे जहां पे बॉडी पाइवर्ट किया हुआ है, एक रिएक्शन फोर्स है भैया। देयर इज अ रिएक्शन फोर्स। वो कहां पे लगता है? जहां पे बॉडी पाइवर्ट किया हुआ है, वहां पे एक रिएक्शन फोर्स एक्ट करता है और इस बॉडी को घूमने में मदद करता है। समझ लो, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, जो रिएक्शन फोर्स है मेरा, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो मेरा जो फोर्स हमने लगाया है उसके बराबर होता है। बस एक ही डिफरेंस है दोनों में, दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जो रिएक्शन फोर्स होता है और जो अप्लाइड फोर्स होता है, जो हम लोग लगा रहे हैं, अप्लाइड फोर्स होता है, उसका सिर्फ एक ही चीज अलग होता है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल होता है, ये दोनों फोर्स इक्वल होता है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन बस। तो एक रिएक्शन फोर्स है जो इस बॉडी को घुमा रहा है। अब आप बोलोगे सर इसके कारण तो मूवमेंट हो रहा है, टर्निंग इफेक्ट हो रहा है, इसके कारण क्या? अब देखो ध्यान से, ये जहां पे बॉडी पाइवट किया हुआ वहीं पर एक्ट करता है, तो इसके कारण मूवमेंट कुछ नहीं देगा। जो रिएक्शन फोर्स है मेरा, जो रिएक्शन फोर्स है मेरा, उसके कारण मूवमेंट जो है वो जीरो होगा, टर्निंग इफेक्ट जीरो होगा। बोलो क्यों? क्योंकि आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो जीरो हो रहा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो रहा है रिएक्शन फोर्स वाला, समझ रहे हो? तो इसका कोई मूवमेंट हमें नहीं दिखेगा, ये सिर्फ इसको रोटेशन में, इसका रिएक्शन फोर्स है, इसका मूवमेंट काम नहीं है, समझ रहे? इसके कारण मूवमेंट कुछ नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे केसेस होता है जहां पे हमको एक्सप्लिसिटली, मतलब क्लियरली दो फोर्स लगाना पड़ता है ताकि बॉडी में एक टर्निंग इफेक्ट या रोटेशन प्रोड्यूस हो। जैसे कि आपका कार रेंच हो गया, जो नट खोलने का काम आता है, कुछ इस प्रकार होता है, देखो ध्यान से, कार रेंच कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है, नट खोलने का काम आता है। तो अगर आपको नट खोलना है तो एक फोर्स यहां और एक फोर्स यहां, दो फोर्स लगाना पड़ता है। आप जब टैप खोलते हो तब भी ध्यान से देखो, आप दो फोर्स लगा रहे हो, उंगली से देखो, एक इस साइड एक इस साइड। की जब आप ताला खोलते हो, की अगेन जब घुमा रहे हो, ये आपका की है, जब घुमाते हो तो एक इस साइड एक इस साइड, आप दो फोर्स लगाते हो एक ही बार में, एक ही टाइम में आप दो फोर्स लगा रहे हो। समझ बात को? स्टीयरिंग व्हील देख लो, आप जब स्टीयरिंग व्हील घुमाते हो, अगेन दो फोर्स लगाते हो, आप इधर से पकड़े लो तो एक ऐसे दो फोर्स एक साथ लगा रहे हो। तो यहां से हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है ना, यहां से आता है कपल। ठीक है, कपल किसको बोलते हैं? when two equal and opposite forces, when two equal, देखो ध्यान से, दोनों इक्वल होगा, इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ऑपोजिट मतलब ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ऑपोजिट forces act on a body, not in the same line, एक लाइन में नहीं, ठीक, एक लाइन में नहीं, not in the same line forms a couple, तो उसी को हम लोग कपल कहते हैं। ठीक है,
अब देखो ध्यान से तुम लोग, मोमेंट ऑफ कपल कैसे निकालेंगे। अगर आप एक बॉडी ले लो, ध्यान से देखिएगा, अगर एक ये बॉडी है जो कि पाइवट किया हुआ है एट दिस पॉइंट O, इसको घुमाने के लिए आपने यहां पे एक फोर्स डाला F, यहां पे इक्वल फोर्स होगा F बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। देखो ध्यान से, तो ये फोर्स क्या करेगा, ये सपोज एट A है, एट B है, ये फोर्स एट A इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये फोर्स एट B इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। मतलब दोनों फोर्स का जो मोमेंट है उसका डायरेक्शन देखो, इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में दोनों का सेम है, समझ रहे हो। तो व्हाट विल बी मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए, यानी मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओ पे पाइवट किया हुआ तो ओ ए, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स एट बी क्या होगा, सेम फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ बी। इस केस में देखो एंटी क्लॉकवाइज है दोनों, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, हमेशा याद रखना, और क्लॉकवाइज को हम लोग नेगेटिव लेते हैं। सो टोटल मोमेंट क्या होगा, F इंटू ओ ए प्लस F इंटू ओ बी, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और अगर आप F कॉमन ले लो तो ओ ए प्लस ओ बी हो गया यहाँ पे, यानी F इंटू ए बी, यही मोमेंट ऑफ कपल है। इसी को हम लोग मोमेंट ऑफ कपल भी कहते हैं। यानी मोमेंट ऑफ कपल क्या हो गया, वन ऑफ द फोर्स, मतलब ईदर फोर्स जो अप्लाई कर रहे हो कोई भी एंड में, इनटू द टोटल लेंथ। अगर देखो आप, ए बी इज द टोटल लेंथ, isn't it, or the perpendicular distance between the two forces, उसी को हम लोग मोमेंट ऑफ कपल कहते हैं। ठीक है, दिस इज क्लियर हाउ टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ कपल। और यहां पे हम लोग जो ए बी है, जो डिस्टेंस था बिटवीन द टू फोर्स, उसको हम लोग कपल आर्म कहते हैं, याद रखना। इसको हम लोग क्या करते हैं, कपल आर्म। सो क्लियर है कपल क्या है। चलो, अब ये तो था कि अगर आप फोर्स, एक सिंगल फोर्स लगा रहे हो बॉडी में, हम लोगों ने देखा, तो अगर बॉडी नॉन पाइवोटेड है तो लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन होगा, और अगर बॉडी पाइवोटेड है तो रोटेशनल मोशन होगा। बट ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारा केसेस में देखा गया है कि लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी, टू और मोर रादर फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी, बट बॉडी जो है उसमें लीनियर या रोटेशनल मोशन नहीं देखा जाता। उस कंडीशन में उस बॉडी को बोलते हैं द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, समझ रहे बात को, मतलब आप फोर्स लगा रहे हो, दो से ज्यादा लगा रहे हो, फिर भी बॉडी मूव नहीं कर रहा है। क्यों नहीं मूव कर रहा है, ठीक है। पहले तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, व्हेन टू और मोर फोर्सेस acts on a body but does not changes the state of rest or state of linear or rotational motion of the body does not change it, then the body is said to be in equilibrium। मतलब फोर्स लगा रहे हो, लेकिन उसका जो अगर रेस्ट में, तो रेस्ट में अगर वो रोटेशनल मोशन में है तो उसी मोशन में वो मूव कर रहा है, ठीक है। आप फोर्स लगाए जा रहे हो तो हम लोग बोलेंगे कि बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में है। ओके, तो इक्विलिब्रियम कब होता है, आप फोर्स तो लगा रहे हो लेकिन फिर भी बॉडी का स्टेट नहीं चेंज हो रहा है। रेस्ट में तो रेस्ट में, लीनियर मोशन में तो लीनियर मोशन में है, अगर रोटेशनल मोशन में तो रोटेशनल मोशन में है। ऐसा क्यों, दो रीजन है। कंडीशन क्या है, पहला तो द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस विच एक्ट ऑन अ बॉडी
all the forces acting on a body is zero. अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा तब तो आपको लीनियर मोशन दिखाई नहीं पड़ेगा, है कि नहीं? और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट ही में रहेगा, बॉडी मूव नहीं करेगा. और एक है द सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, जितना भी फोर्स है उनका जो मोमेंट का आप सम निकालेगा तो वो भी जीरो होगा. और अगर मोमेंट ऑफ फोर्स जिसका ना टर्निंग इफेक्ट होता है अगर वो जीरो हो जाए तो जाहिर बात है रोटेशनल मोशन भी नहीं होगा. तो ये दो कंडीशन है जिसके अंदर जो बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में होता है. द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो एंड द सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस वो भी जीरो होगा. अब इक्विलिब्रियम जो होता है वो हमारा दो टाइप का होता है, देखिएगा ध्यान से. इक्विलिब्रियम जो हमारा है वो दो टाइप का होता है. एक होता है हमारा स्टैटिक, एक होता है हमारा डायनामिक. ठीक है, ये दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं. ठीक है, स्टैटिक क्या है? अगेन आप स्टैटिक मतलब रेस्ट में है, आप फोर्स लगा रहे हो, दो या दो से ज्यादा फोर्स लगा रहे हो तब भी बॉडी का स्टेट जो है रेस्ट वो चेंज नहीं हो रहा है, तो आप बोल सकते हो कि बॉडी जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है. When a number of forces acts on a body but does not change the state of rest, तब आप बॉडी बोलते हो कि यहाँ पे बॉडी जो स्टैटिक में है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ब्लॉक ले लो यहाँ पे, ठीक है, और सपोज इसको आप इस डायरेक्शन में पुल कर रहे हो विद द फोर्स F, समझो बात को, और इस डायरेक्शन में आप अगेन पुल कर रहे हो विद द फोर्स F और दोनों F इक्वल है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन में, तो ये बॉडी क्या मूव करेगा? नहीं, ये बॉडी रेस्ट ही में रहेगा, कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा यहाँ पे. अरे क्या फोर्स लगा रहे हो, दो फोर्स लगा रहे हो ना, बट ये बॉडी मूव नहीं करेगा बिकॉज जो रिजल्टेंट फोर्स है आपका, क्योंकि ये इक्वल है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो कैंसिल कर जाता है ईच अदर को. रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा यहाँ पे, रिजल्टेंट फोर्स वो क्या होगा? जीरो होगा. सपोज एक बॉडी रखा हुआ है एक टेबल पे, तो स्लिप नहीं करता है, ऐसा क्यों? इसका वेट है और एक रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड है, एक दूसरे को बैलेंस कर लेता है. इससे क्या होता है कि बॉडी रेस्ट में है, बॉडी रेस्ट ही में रहता है. ठीक है, दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम. आप बीम बैलेंस की भी बात कर लो. बीम बैलेंस में अगर दोनों पैन में अगर सेम क्वांटिटी है, ठीक है, वेट सेम है वहां दोनों लेफ्ट और राइट पैन में, तो देखना वहां पे कुछ भी टर्निंग इफेक्ट मूवमेंट नहीं होता है. ठीक है, वो रेस्ट ही पे रहता है. क्यों? अगेन क्योंकि वहां पे क्या होता है बीम बैलेंस के केस में कि जो मोमेंट ऑफ फोर्स है ड्यू टू द टू वेट्स ऑन द पैन वो इक्वल होता है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज होता है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाता है बिकॉज क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? टोटल ओवरऑल मोमेंट क्या होता है? जीरो हो जाता है. ये आपका सपोज बीम बैलेंस है, बहुत ही घटिया बनाया मैंने. ठीक है, ये यहाँ पे अगर W1 और W2 ये दोनों इक्वल है तो देखो ये रोटेट नहीं करता है. W1 इक्वल टू W2 है, अगर वेट दोनों इक्वल है तो ये रोटेट नहीं करता, ये बीच में एकदम पाइवट होना चाहिए. क्योंकि क्या होता है कि ये इसके कारण एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, इसके कारण क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, इसके कारण एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, और दोनों का वैल्यू सेम हो जाता है, दोनों इक्वल होता है. एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों इक्वल होता है. और क्योंकि ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, मैंने पहले बोला एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं, तो ओवरऑल जो मूवमेंट होता है वो जीरो हो जाता है, तो बॉडी मूव नहीं करता है. हाँ, यहीं पर अगर सपोज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ज्यादा हो, क्लॉकवाइज मूवमेंट कम हो, तो एंटी क्लॉकवाइज बॉडी मूव करेगा.
लेकिन क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में मैंने दिया है कि भैया दोनों इक्वल है, वेट दोनों इक्वल है, ये बीच में पाइवोटेड किया हुआ है, ठीक है, देयर बी नो मूवमेंट, टर्निंग इफेक्ट होगा ही नहीं, ठीक है। ये तो था हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है समझिए। व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट्स ऑन अ बॉडी, देखिएगा ध्यान से, जस्ट अ सेकेंड, डायनामिक इक्विलिब्रियम, when a number of forces acts on a body but does not change the state of linear or rotational motion of a body, then the body is said to be in dynamic equilibrium। भैया आप रेन ड्रॉप देख लो, रेन ड्रॉप मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉल्स विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ऐसा क्यों होता है? उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होता, हमने देखा है क्यों? बिकॉज रेन ड्रॉप क्या होता है, जब यहां पे जो वेट ऑफ द बॉडी होता है दैट इज बैलेंस्ड बाय द अपथ्रस्ट ऑफ एयर एंड द फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन से, तो इन दोनों से वेट ऑफ द एयर ड्रॉप बैलेंस हो जाता है। इसका मतलब क्या, नेट रिजल्टेंट फोर्स होता है वो जीरो हो जाता है। तो क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो जिस वेलोसिटी से वो गिर रहा है उसी से गिरता रहता है वो। रेन ड्रॉप फॉल्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं, एरोप्लेन फ्लाइज एट अ गिवन हाइट, ठीक है, कांस्टेंट हाइट में फ्लाइट करता है एरोप्लेन, ऐसा क्यों? वहां पे क्या होता है, जो अपवर्ड लिफ्ट होता है, अपवर्ड लिफ्ट वो बैलेंस होता है वेट ऑफ द एरोप्लेन से, तो आराम से कांस्टेंट हाइट पे वो फ्लाई करता रहता है। आप एक स्टोन ले लो, टाइड टू अ स्ट्रिंग एंड व्हर्ल इट, ठीक है, स्टोन को सर्कुलर पाथ में आप घुमाओ ऐसे, तो वहां पे क्या होता है, इस केस में द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑन द स्ट्रिंग प्रोवाइड्स अ सेंट्रिपिटल फोर्स। उसके कारण क्या होता है, ये यूनिफॉर्म स्पीड में सर्कुलर मोशन करता रहता है, because the tension in the string provides the centripetal force. The tension provides centripetal force, जिसके कारण एक यूनिफॉर्म स्पीड में ये घूमता रहता है, यूनिफॉर्म स्पीड में डायनेमिक इक्विलिब्रियम में ये घूमता रहता है। समझ में आया? आप इलेक्ट्रॉन ले लो विच रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, सैटेलाइट ले लो विच रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट, या तो प्लैनेट ले लो जो सन के चारों तरफ घूम रहे, वहां पे क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड्स अ सेंट्रिपिटल फोर्स, उसके कारण वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहता है इस बॉडी। आई होप दिस इज क्लियर व्हाट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड व्हाट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। चलिए प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट देख लेते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। अब देखो, जब एक बॉडी पाइवटेड है, ठीक है, उसमें बहुत सारा फोर्स एक्ट कर रहा है, तो बॉडी रोटेट करेगा, किस साइड करेगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। वो हम लोग कैसे निकालते हैं, बाय फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स। और रिजल्टेंट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, द एल्जेब्रिक sum of all the of the moments, algebraic sum of the moments of all the forces acting on a body about the axis of rotation। तो पूरे मोमेंट को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, उसका एल्जेब्रिक सम निकालते थे। जाहिर सी बात है, जो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं, जो क्लॉकवाइज मोमेंट है उसको पॉजिटिव लेते हैं, तो जो वैल्यू आता है वो आपका रिजल्टेंट होता है। तो उस हिसाब से बॉडी, अगर एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा है मोमेंट तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, क्लॉकवाइज है ज्यादा अगर तो क्लॉकवाइज बॉडी मूव करेगा। बट इक्विलिब्रियम में क्या होता है,
इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, द सम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या है कि जब बॉडी इक्विलिब्रियम में है, बॉडी ना ही एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ना ही क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, विच मीन्स द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस विल बी जीरो। जो रिजल्टेंट मोमेंट है वो जीरो हो जाए तभी तो बॉडी मूव नहीं करेगा। द सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ द फोर्स on the body about the axis of rotation, अगर ये जीरो हो जाए, रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो जीरो हो जाए अगर, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा। यही है मेरा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। मतलब क्या है कि टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट सेम हो जाए। आपका क्लॉकवाइज मोमेंट आप निकालो और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अगर सेम हो जाए तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा। इम्बैलेंस में यही देखा जाता है, क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज अगर सेम रह गया तो वो बैलेंस्ड रहता है। ठीक है, तो इसका वेरिफिकेशन देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये तो था स्टेटमेंट। अब मान लो आप एक मीटर रूल ले लो, ठीक है, एक मीटर ले लो, मतलब 100 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, इसको मिडिल से पाइवोट कर दो। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस रखा है मैंने, ठीक है, और ये मेरा W1 वेट है और यहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस दे दिया है और ये मेरा उसके साथ W2 वेट है। तो अगर यहाँ ये W1 क्या करेगा, इसको इस साइड घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा, और ये W2 क्या करेगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। अगर द मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू W1 और द मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू W2 दोनों इक्वल हो जाए तब ये बॉडी रोटेट नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। मतलब क्या, सपोज ये लेंथ L1 है, ये O है, ये A है, OA L1 है और ये B है और OB L2 है। तो ये इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, जब मोमेंट ड्यू टू W1 क्या होगा, मोमेंट ड्यू टू W1 फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L1 और मोमेंट ड्यू टू W2 क्या होगा, W2 इंटू L2। और इक्विलिब्रियम में क्या होगा भैया, इक्विलिब्रियम में W1 इंटू L1 इक्वल्स टू W2 इंटू L2 होगा। अगर ये इक्वल हुआ तो ये बैलेंस रहेगा, ये रोटेट नहीं करेगा। सपोज W1 L1 ग्रेटर हो गया तो ये क्या होगा, ये बॉडी जो है ये इस साइड क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगा। और फिर इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए या तो आपको W2 चेंज करना पड़ेगा या तो ये डिस्टेंस को एडजस्ट करना पड़ेगा। समझ रहे बात को, तभी जाके दोनों बैलेंस हो पाएगा। देन द बॉडी विल सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम। यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। सही है, ये काम आएगा हमारा व्हाइल डूइंग द सम्स। बी केयरफुल। चलो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है।